हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ हाउ टू क्रिएट अ मीडिया प्लान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे आप अपने क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अलाइन करते हो किसी भी मीडिया प्लान को क्रिएट करने से पहले। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले 3 फेजेस आते हैं। देखो, क्लाइंट का कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी उसका गोल हो, सारे ऑब्जेक्टिव्स और सारे गोल्स जो लाई करेंगे वो इन 3 फेजेस के बीच में लाई करेंगे। अगर क्लाइंट अवेयरनेस कराना चाहता होगा, फॉर एग्जांपल क्लाइंट का कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तो जाहिर सी बात है उसको लोगों को बताना पड़ेगा कि भैया मेरे पास ये प्रोडक्ट है, हमें इसको लॉन्च करना है या हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसा कि मूवीज़ के साथ होता है, कोई भी नई मूवी लॉन्च होने वाली होती है तो उसके ट्रेलर लॉन्च करे जाते हैं, उसके सॉन्ग्स पे एड्स चलाए जाते हैं, करेक्ट। उसी तरीके से चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, किसी भी टाइप की कंपनी हो, B2C, B2B, FMCG, SMCG, डजेंट मैटर, कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट हो, सबके जो कैंपेन्स होंगे वो इन 3 फेजेस पे लाई करेंगे। अब इन तीनों फेजेस के बारे में मैं एक बाद में फर्दर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इनको ऐसे समझो, अवेयरनेस फेज का मतलब होता है वो सारे कैंपेन्स या वो सारी एक्टिविटीज़ जिनसे लोगों को आप किसी भी ब्रांड, प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई मूवी लॉन्च होने वाली है, आपने एक ट्रेलर का ऐड चला दिया तो वो एक अवेयरनेस ऐड हो गया। कोई इवेंट आने वाला है, अमेजॉन पे सेल आने वाली है, फ्लिपकार्ट पे सेल आने वाली है, तो उसका आपने एक ऐड चला दिया तो वो भी एक अवेयरनेस ऐड हो गया। इसी तरीके से कंसिडरेशन और कन्वर्जन आता है। कंसिडरेशन में हम वो सारी एक्टिविटीज़ है, वो सारे कैंपेन्स रन करते हैं जिसमें हम यूजर्स को बेनिफिट्स, फीचर्स, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे यूज़र से कोई प्रॉफिटेबल एक्शन निकलवाना चाहते हैं। यानी कि अब प्रॉफिटेबल एक्शन किस हिसाब से होगा, ज़रूरी नहीं वो प्रॉफिटेबल एक्शन सिर्फ परचेज ही हो। वो प्रॉफिटेबल एक्शन हो सकता है लीड, वो प्रॉफिटेबल एक्शन हो सकता है ट्रैफिक, ऐड पे क्लिक करके वेबसाइट पे लाना, लैंडिंग पेज व्यू, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं कंसिडरेशन के अंदर। इसके बाद आ जाता है हमारा जो फाइनल स्टेप होता है कन्वर्जन। इसके अंदर वो कैंपेन्स हमारे रन करे जाते हैं जिनमें हम लोग डायरेक्टली सेल लेके आना चाहते हैं, जैसे कैटलॉग सेल्स हो गया या डायरेक्ट वेबसाइट परचेजेस हो गई या इन स्टोर परचेजेस हो गई। ये सारे तरीके के कैंपेन्स हमारे कन्वर्जन के अंदर आते हैं। अब मेन मुद्दा ये नहीं है कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स गोल्स में इन 3 फेजेस को क्यों पढ़ रहे हैं। मेन मुद्दा ये कि इन 3 फेजेस से हमें क्लैरिटी क्या मिलने वाली है। देखो, ये जो तीनों फेजेस हैं, ठीक है, इन तीनों फेजेस से हमें ये क्लैरिटी हो जाएगी कि क्लाइंट का जो बजट है वो एलोकेट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट ने आपको मान लेते हैं $1 मिलियन का बजट दिया फॉर 6 मंथ्स, ठीक। अब 6 महीनों के लिए $1 मिलियन का बजट है और क्लाइंट का जो प्रोडक्ट है वो है फॉर एग्जाम्पल न्यू प्रोडक्ट, ओके। अब न्यू प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है वो डायरेक्टली कन्वर्जन तो नहीं चाहेगा। अगर क्लाइंट, अल्टीमेटली अगर हम देखें बिजनेस पर्सपेक्टिव से, तो क्लाइंट को तो कन्वर्जन ही चाहिए, करेक्ट। लेकिन न्यू प्रोडक्ट के लिए आप डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं लेके आ सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूँ कि सैमसंग का एक नया फ़ोन लॉन्च हुआ, सैमसंग ब्रांड बहुत अच्छा है, आपको पता है क्योंकि उसके बारे में अवेयरनेस है लोगों को, तो वहाँ पे उसकी सेल के लिए आप डायरेक्टली कन्वर्जन कैंपेन चला सकते हो, एक सेंस बनता है। बट वहीं पे अगर एक नया फ़ोन ब्रांड आप लॉन्च कर दो, जैसे नथिंग आया था, ठीक है, तो नथिंग के लिए क्या हुआ, उन्होंने पहले बहुत सारे अवेयरनेस के एड्स चलाया, कंसिडरेशन चलाया, यानी हर फनल स्टेज पे उन्हें काम करना पड़ा। सिमिलरली आपको यहाँ से ये क्लैरिटी मिल जाती है कि मैं ये $1 मिलियन बजट जो है वो इस नए प्रोडक्ट या इस पर्टिकुलर ओल्ड प्रोडक्ट के लिए मैं किस हिसाब से कौन से फेज को कितना बजट एलोकेट करूं। बस इसके लिए हम लोगों को ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स में ये फेजेस वाइज क्लाइंट के साथ डिसाइड करना पड़ता है कि भाई आपका प्रोडक्ट ऐसा है, इस तरीके का है, तो हमें ऐसे ऐसे कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे। दूसरा फैक्टर आता है, एक तो हो जाता है ये बजट एलोकेशन वाला, दूसरा फैक्टर यहाँ पे निकल के आता है कि भाई जो भी हमारे फेजेस होंगे इनके अंदर सिर्फ एक ही तरीके का कैंपेन नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो अवेयरनेस के अंदर आप 2 तरीके के कैंपेन चला सकते हो। जैसे आप चला सकते हो ब्रांड की एड रिकॉल लिफ्ट, ठीक है, या नॉर्मली आप बोलो एड रिकॉल लिफ्ट, ठीक। दूसरा आपका चला सकते हो वीडियो व्यूज। अब बोलोगे सर वीडियो व्यूज तो हमारा एंगेजमेंट में आता है, कंसिडरेशन में आता है। नहीं भाई, जो बंदा वीडियो देख रहा है वो अवेयर हो रहा होगा ना किसी नए प्रोडक्ट की वजह से, और उसका ऑप्टिमाइजेशन क्या है, वीडियो व्यू थ्रू प्ले। ये इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस गोल के लिए आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो इसका मतलब हो गया जाके कि सामने वाला जो कैंपेन है, जो ऑडियंस है, वो उस पर्टिकुलर वीडियो को देख के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अवेयर हो रही है। यानी कि वीडियो व्यू कैंपेन भी अवेयरनेस फेज के तौर पे चलाए जा सकते हैं। सिमिलरली कंसिडरेशन में भी लीड जनरेशन होता है, ट्रैफिक होता है और इंगेजमेंट होता है, पोस्ट बूस्ट होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के फैक्टर्स के कैंपेन आ जाते हैं, ठीक।
तो अवे ऑब्जेक्टिव और गोल मीडिया प्लान क्रिएट करते समय जो पहला स्टेप मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ऑब्जेक्टिव एंड गोल, उनके अंदर हमें ये फेजेस चेकआउट करने पड़ते हैं कि क्लाइंट का बजट कितना है और ये क्यों करने पड़ते हैं, ताकि हम क्लाइंट के बजट को स्पेसिफिकली फेजेस वाइज डिवाइड कर पाएं। यहां से हमको देखने को क्या मिलता है, यहां से हमारे पास एक मेजर जो पॉइंटर निकल के आता है वो ये निकल के आता है इस पॉइंट के बाद में कि हमें क्लाइंट का बजट एलोकेट कैसे करना है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो हमारी निकल के आती है वो आती है कि हमारे पास कौन कौन से टाइप के कैंपेन सेलेक्ट करने होंगे फर्दर स्टेप्स में। तो जो सेकंड पॉइंटर आता है वो आता है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म। देखो मीडिया प्लान में हमने देखा कि दो तरीके के पॉइंटर्स होते हैं। पहला आता है हमारा जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स और कौन कौन से गोल्स के बेसिस पे हमारे कैंपेन क्रिएट करे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को हमें सेलेक्ट करना है। अब देखो आपने फेजेस तो डिसाइड कर लिए, ठीक है, कि कौन कौन से फेजेस पे कैंपेन चलाना चाहिए, अवेयरनेस को ज़्यादा आपने वेटेज दिया, फिर कंसिडरेशन दिया, फिर आपने कन्वर्जन को दिया। अब बात आती है कौन से प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करोगे। आपके पास मीडिया प्लान में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो सोशल की, तो सोशल में भी अगर हम देखते हुए चले तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा का जो पूरा इकोसिस्टम है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क वगैरह वगैरह। इसके बाद हमारे पास लिंक्डइन होता है, ट्विटर होता है, स्नैपचैट होता है, टिकटॉक होता है, रेडिट होता है, टम्बलर होता है, अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स आते हैं। इसके बाद फिर अगर आप मीडिया प्लान में और चीज़ें कंसीडर करो तो आपके पास अमेजॉन सर्च आ जाता है, डीएसपी आ जाता है, CM360 आ जाता है, और यूट्यूब आ जाता है, गूगल सर्च आ जाता है, अमेजॉन सर्च आ जाता है। ऐसे करके मल्टीपल आपके पास बहुत सारे, इवन मतलब इसमें प्रोग्रामेटिक भी इंक्लूडेड होता है। तो कहने का मतलब है जो टोटल बजट क्लाइंट आपको देता है वो प्लेटफॉर्म वाइज तो देता नहीं है, वो आपको देता है बजट, एलोकेट करता है ओवरऑल कि भैया मैंने आपको $1 मिलियन दे दिया, अब जहां जहां ऐड चलाना है वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो वहां पे प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना होता है मीडिया प्लानर को, जिसमें सबसे पहले हमको देखना होता है ऑडियंस की अवेलेबिलिटी। देखो किसी भी प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करने से पहले ये चेक करो वहां पे ऑडियंस अवेलेबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई नया सर्विस है, मान लेते हैं कि कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो एक पीपल मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर सेल आउट करना चाहती है। अब आप बताओ पीपल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर सेल किसको करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को, ऑफिसेस को, इंस्टीट्यूट्स को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को, करेक्ट। तो उसकी अवेलेबिलिटी जहां जिन प्लेटफॉर्म्स पे दिखेगी ये वहां जाएगा। टिकटॉक पे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी, कंपनीज वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगी बट वो किसी और नेचर के पॉइंट पे अवेलेबल होंगी। यहाँ पे हमारा बात आता है नेचर ऑफ द प्लेटफॉर्म, यानी पहले तो हम देखेंगे ऑडियंस अवेलेबिलिटी किसमें। मान लेते हैं सॉफ्टवेयर वाले एग्जाम्पल के तौर पे हमारी जो अवेलेबिलिटी है वो कहाँ पे है। देखो टिकटॉक पे भी अवेलेबल होगा, ठीक है, मेटा इकोसिस्टम पे भी अवेलेबल होंगे ये लोग, और ये लोग लिंक्डइन पे तो अवेलेबल होंगे ही होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 को ही लेके चलते हैं। अब बात आती है नेचर ऑफ द प्लेटफॉर्म की कि भाई उस प्लेटफॉर्म का नेचर कैसा है। मेटा इकोसिस्टम में देखो हमारे पास FB प्लस इंस्टा दोनों लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो नेचर ऑफ द प्लेटफॉर्म में हमारे पास बात आ रही है कि ये 3 प्लेटफॉर्म हमारे पास हैं, ठीक, लेकिन इन तीनों में से कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे प्रोडक्ट के नेचर से मैच कर रहा हो। हमारा प्रोडक्ट एक प्रोफेशनल B2B सॉफ्टवेयर है, ठीक, वो खरीदने के लिए लोग टिकटॉक पे जो कंपनी के यूजर्स हैं वो नहीं खरीद देखेंगे। जैसे टिकटॉक कौन यूज कर रहा होगा, क्या टॉप मैनेजमेंट की कंपनी के जो लोग हैं वो यूज कर रहे होंगे, नहीं, जो हमारे मिड लेवल हैं, जो जूनियर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म के नेचर को अगर देखते हुए चले तो टिकटॉक हमारा सूटेबल फिट नहीं बैठता है जिसपे हमको ऐड चलाना चाहिए इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए। तो यहाँ पे इंस्टा भी नहीं बैठता है क्योंकि इंस्टा पे भी हमारा फैशन और ग्लैमर इस तरीके की ऑडियंस ज़्यादातर अवेलेबल है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे मेटा बैठ सकता है क्योंकि मेटा पे स्पेसिफिकली फेसबुक के ऊपर पेजेस बने होते हैं कंपनीज के, इंस्टीट्यूशंस के, और आपके जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, इनके सब के, ठीक है। तो वो बैठ सकता है, इसको कंसीडर किया जा सकता है। इसके बाद हम लोगों को नेचर ऑफ द प्लेटफॉर्म देख लिया, पहले तो ऑडियंस की अवेलेबिलिटी देखी, प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करे, फिर नेचर ऑफ द प्लेटफॉर्म देखा कि इनमें से और सूटेबल फिट कौन कौन सा बैठ रहा है। इसके बाद वहां की जो पोटेंशियल ऑडियंस है उसका बिहेवियर कैसा होने वाला है। देखो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, वहां की जो ऑडियंस है वहां पे 2 तरीके के एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, एक जो आपके लिए पॉजिटिव होगी और एक जो आपके लिए नेगेटिव होगी।
आपको देखना है कि उस पोटेंशियल ऑडियंस का, जैसे हमने अभी देखा कि भाई लिंक्डइन और एफबी पे हमारे पास ऑडियंस तो है, ठीक है, लेकिन हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो बिहेवियर है वो कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप मेटा की बात करो तो मेटा पे जो बिजनेसेस हैं, जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी के नहीं हैं, ठीक है, होंगे नो डाउट वहाँ पे और भी होंगे, लेकिन वो लोग वहाँ पे उनको पीपल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फेसबुक पे अगर वहाँ पे दिखाओगे आप उनको ऐड तो उनका नेगेटिव रिस्पॉन्स आने वाला है, क्यों? क्योंकि उनसे रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनका डिसीजन मेकिंग उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के परचेज पे रिलायबल नहीं होगा, करेक्ट। लेकिन वहीं पे अगर आप लिंक्डइन पे ऐड दिखाने गए तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा इसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए। तो यहाँ पे 3 चीज़ों के बेसिस पे हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को सेलेक्ट करेंगे। पहले हम देखते हैं ऑडियंस की अवेलेबिलिटी, फिर देखते हैं प्लेटफॉर्म का नेचर कैसा है, फिर देखते हैं उस प्लेटफॉर्म पे जो पोटेंशियल ऑडियंस है उसका बिहेवियर कैसा मिलने वाला है। अब इस बिहेवियर के लिए, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव बिहेवियर है, इसके लिए ज़्यादातर जो मीडिया प्लानर्स होते हैं जो प्रीवियस डेटा होता है उसको कंसीडर करते हैं। कैसे? देखो जाहिर सी बात है, पुराने कैंपेन्स हमारे कुछ ना कुछ चले होंगे, करेक्ट, तो उन्हीं कैंपेन्स का डेटा वो उठाते हैं और देखते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म्स ने बेस्ट परफॉर्म करा, किसने वर्स्ट परफॉर्म करा, किसने मीडियोकर परफॉर्म करा, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास, उसमें आ जाता है हमारे पास कि कौन से कैंपेन टाइप्स हमको सेलेक्ट करने होते हैं और उनमें कौन सा ऑप्टिमाइजेशन गोल हमें लेना चाहिए। देखो आपने सबसे पहले क्या करा, आपने वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स देखे, फिर उसके बाद आपने फेजेस डिसाइड करे, आपने बजट्स एलोकेट करे, उसके हिसाब से फिर आपने कैंपेन के प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करे, ठीक है। अब उन प्लेटफॉर्म्स पे, उन सभी प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग तरीके के कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम ये जो आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स अभी देख पा रहे हो, ये आपको फेसबुक के ऊपर दिखेंगे, क्योंकि जनरली काफ़ी सारे लोगों को पता होता है, तो मैंने यही वाले यहाँ पे नोट करे हुए हैं, ठीक है। अदरवाइज आप टिकटॉक पे जाओगे या अगर आप वहाँ पे जाओगे, क्या बोलते हैं, स्नैपचैट पे जाओगे, तो आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। जैसे मेनली आपको टिकटॉक और स्नैपचैट पे क्या होगा, ये जो ब्रांड अवेयरनेस है, इसमें आपको एक मिलेगा ऐड रिकॉल लिफ्ट, ठीक है, मेटा के ऊपर, बट टिकटॉक पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके हमारे पास अलग अलग थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट हाँ ओवरऑल थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही है। चलो, तो अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कि भाई हमने ऑब्जेक्टिव्स तो ले लिए, लेकिन इनमें से बेटर कौन सा काम करेगा, ठीक। अब ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा इजी है, जब हमने ऑब्जेक्टिव्स ले लिए तो अवेयरनेस के सारे चला दो, कंसिडरेशन में जो हमको चाहिए वो चला दो, और कन्वर्जन में डायरेक्टली सेल चला दो। ऐसा नहीं होता है। देखो हमने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें तो हर प्लेटफॉर्म वाइज ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिफरेंट आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने 2 प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करे, एक आपने सेलेक्ट करा एफबी और एक आपने सेलेक्ट करा टिकटॉक, ठीक है। अब टिकटॉक जो है वहाँ पे आप स्टैटिक इमेजेस नहीं चला सकते, इमेजेस जो होती हैं, स्टैटिक इमेजेस जो होती हैं, वो आप नहीं चला सकते टिकटॉक के ऊपर। तो वहाँ पे आपके पास एक प्लेटफॉर्म की तरफ से लिमिटेशन मिल गई कि अब आप वहाँ पे रीच वाले या जो आपके क्या बोलते हैं ऐड रिकॉल लिफ्ट वाले हैं, जो जनरल ऐड आप फेसबुक पे चलाओगे वो टिकटॉक पे नहीं चला पाओगे। फॉर एग्जांपल आपने बोला क्लाइंट से कि मेरे को 5 इमेजेस दे दो, मैं उसी पे रीच का ऐड चला दूंगा, फेसबुक पे तो चल जाएगा, लेकिन आपके मीडिया प्लान में तो टिकटॉक भी है ना। तो टिकटॉक के लिए क्या करोगे, तो टिकटॉक के लिए आपको वीडियो मांगना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इमेजेस आप पोस्ट ही नहीं कर सकते, इमेजेस का ऐड चला ही नहीं सकते, करेक्ट। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, ये थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कौन से प्लेटफॉर्म के कौन से ऑब्जेक्टिव्स में कौन से आपको जो क्रिएटिव्स हैं वो लगेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंटर निकल के आता है हमारे पास क्रिएटिव का, कि भाई जब हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो वहां से हमको थोड़ा सा ये आइडिया मिल जाता है कि हमें किस हिसाब के क्रिएटिव्स क्लाइंट से मांगने हैं, कौन कौन से वीडियो चलेंगे, कितने सेकंड के चलेंगे। अब क्रिएटिव में क्या होता है, क्रिएटिव में देखो कुछ लिमिटेशन होती है। जैसे अगर हम बात करें कंसिडरेशन की, ट्रैफिक, लीड, इवेंट ऑप्टिमाइज्ड। इवेंट ऑप्टिमाइज्ड का मतलब हो गया आपने वेबसाइट पे कोई इवेंट क्रिएट कर दिया और आपने बोला कि भाई ये पर्टिकुलर इवेंट जाके वहाँ पे ऑप्टिमाइज करे, हालांकि वो चलता तो कन्वर्जन से ही है, लेकिन उस इवेंट अगर वो सेल की तरफ डिराइव नहीं हो रहा है तो वो कंसिडरेशन में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कन्वर्जन कैंपेन चलाया फेसबुक के ऊपर, लेकिन आपने जो इवेंट सेलेक्ट करा, ठीक है, वो सेलेक्ट कर दिया लैंडिंग पेज व्यू,
या आपने वो सेलेक्ट कर दिया पेज व्यू, व्यू कंटेंट ऐसा करके, तो वो सेल तो है नहीं, इसलिए वो कन्वर्जन प्रॉपरली नहीं बोला जाएगा, वो बोला जाएगा कंसीडरेशन कैंपेन। क्यों? क्योंकि वहां पे आप अगर व्यू कंटेंट करा रहे हो यूजर को तो वो कहलाता है आपका कंसीडर कराना। ठीक है, तो यहाँ पे इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे डिफर करता है प्लेटफॉर्म वाइज। याद रखना, पहले तो प्लेटफॉर्म वाइज, फिर प्लेटफॉर्म के बाद ऑब्जेक्टिव वाइज, ये डिफर करता है कि किस हिसाब के क्रिएटिव्स आपको चाहिए। अब क्रिएटिव्स में क्या क्या मांगते हो? क्रिएटिव का फॉर्मेट, स्टैटिक चाहिए, वीडियो चाहिए, कैरोसेल चाहिए। कैरोसेल से याद आया, लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन जो होता है, लिंक्डइन पे आप कैरोसेल क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, लिंक्डइन पे आपको डॉक्यूमेंट वाइज यानी कि इमेजेस, जेपीजी, पीएनजी, इस फॉर्मेट में आप ऐड नहीं बना सकते, इवन आप पोस्ट भी नहीं कर सकते कैरोसेल। ठीक है, आपको उसके लिए क्या करना होगा, इनको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ऐड चला सकते हो आप, लेकिन आप वैसे नहीं चला सकते कैरोसेल। ठीक है, तो ये आ जाता है फॉर्मेट वाइज। तो क्रिएटिव में आपका फॉर्मेट कैसा होगा, क्रिएटिव की ड्यूरेशन कैसी होगी, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 16 सेकेंड, 15 सेकेंड। फॉर एग्जांपल आपने मान लेते हैं वीडियो व्यू कैंपेन उठाया और इसमें आपने 15 सेकेंड के लिए ऑप्टिमाइज कर दिया थ्रू प्ले पे। अब जब थ्रू प्ले पे ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वीडियो की जो ड्यूरेशन होनी चाहिए वो मिनिमम 15 सेकेंड तो होनी ही चाहिए ना। करेक्ट, तो ये सारी चीज़ें हमें क्रिएटिव्स में पता चल जाती हैं। अब क्रिएटिव्स में कुछ चीज़ें और आ जाती हैं जो स्पेशल कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए होती हैं। जैसे क्रिएटिव में कुछ हमारा डिस्क्लेमर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरा एक क्लाइंट है जो थोड़ा सा गैम्बलिंग वगैरह से रिलेट करता है उसके प्रोडक्ट्स में, तो उसके हर वीडियो में एक डिस्क्लेमर आता है, लेकिन वो डिस्क्लेमर हमें फेसबुक पे डालने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक पे उसको कोई डिस्क्लेमर डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बट टिकटॉक के हर वीडियो के एंड में एक डिस्क्लेमर आता है। तो ये थोड़ा सा डिफर करती है चीज़ें। जब आप मीडिया प्लान बनाते हो तो आपको ध्यान देनी होती है कि हमारे कौन कौन से हम कैंपेन चलाने जा रहे हैं, उन कैंपेन के बेसिस पे, उन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हमें कैसे क्रिएटिव मांगने हैं। तो ये स्टेप आता है हमारा कैंपेन टाइप और ऑप्टिमाइजेशन गोल के अंदर। जो हमारा लास्ट स्टेप आता है वो आता है एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स का। देखो, एस्टिमेटेड रिजल्ट्स जो भी होते हैं ना, वो हमारे निकाले जाते हैं कुछ डेटा एनालिसिस के प्रोसेस करके। जैसे समझो मेरी बात, सबसे पहले एस्टिमेटेड रिजल्ट्स हमें निकालने क्यों हैं? किसी भी मीडिया प्लान का सबसे बड़ा पार्ट यही होता है। अगर ये रिजल्ट का डेटा आप वहाँ पे प्लान में इंक्लूड नहीं करोगे तो क्लाइंट आगे बढ़ेगा ही नहीं। उसका कारण क्या है? देखो, क्लाइंट आपको पैसा दे रहा है, ठीक, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आपको लाके देना होगा, तो उसका एक फोरकास्ट आपको देना पड़ता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इतने बजट में इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से, इस पर्टिकुलर मीडिया प्लान से। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि एस्टिमेटेड रिजल्ट्स निकाले कैसे जाएं। ठीक है, तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। देखो, जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो हमारे पास उन प्लान में कोई ना कोई फेज होता है। ठीक है, उन फेज के बेसिस पे हमारे कोई ना कोई कैंपेन्स होते हैं। ठीक, और उन कैंपेन्स के कुछ ना कुछ रेट होते हैं। अब ये रेट कैसे निकाले जाते हैं? फॉर एग्जांपल हमने बोला हमारा एक अवेयरनेस फेज है। ठीक, अवेयरनेस के अंदर मान लेते हैं हमारा एक वीडियो व्यू का कैंपेन है। ठीक, अब वीडियो व्यू में ऑप्टिमाइज्ड है वो थ्रू प्ले के साइड पे। ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड है थ्रू प्ले पे। तो अब आप इसका रेट कैसे निकालोगे कि भाई कितने रेट पे वो हमारा ऑप्टिमाइज हुआ है, कितने रेट पे हमारा एक थ्रू प्ले मिलेगा। जैसे क्लाइंट ने बोला कि आपके पास वीडियो व्यू कैंपेन जो है उसका $1000 का बजट है। ठीक, $1000 का बजट है। अब वीडियो व्यू में आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू प्ले लेके आने हैं। अब यहाँ पे एक थ्रू प्ले की कॉस्ट जितनी कम होगी, ऐसे समझना, एक थ्रू प्ले की कॉस्ट जितनी कम होगी उतने ज़्यादा रिजल्ट्स हमारे आएंगे या नहीं आएंगे। करेक्ट, इस 1000 बजट के अंदर थ्रू प्ले जितना कम होगा, जितनी थ्रू प्ले की कॉस्ट कम होगी, उतने ज़्यादा थ्रू प्लेज हमको मिलेंगे। ठीक, मान लेते हैं कि हमारा जो थ्रू प्ले का रेट है वो पिछले कैंपेन्स में हमको $1 का मिला। ठीक है, कि $1 का एक थ्रू प्ले मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है हमको $1000 के बजट में 1000 रिजल्ट मिल जाएंगे। तो हमारा जो एस्टिमेटेड रिजल्ट हो गया इस कैंपेन और इस अवेयरनेस के अंदर वो हो गया 1000। लेकिन ये जो रेट है वो रेट हमारा अदर फैक्टर्स पे भी तो डिपेंड करेगा ना। जैसे जो थ्रू प्ले का मतलब होता है 15 सेकंड का वीडियो व्यू। करेक्ट, अब 15 सेकंड का वीडियो व्यू तो थ्रू प्ले आप करा रहे हो, वो प्रोडक्ट पुराना है, नया है, या फिर वो मार्केट कौन सी है, मार्केट में चेंजेस कौन कौन से आए हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस कौन कौन से हैं, फाइनेंशियल चेंजेस कौन कौन से हैं। तो जो अदर फैक्टर्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं कि उनके बेसिस पे कैसे आपका जो रेट है वो ऊपर नीचे जाएगा।
अब इसमें हम लोग करते क्या हैं, ये चीज़ की तो क्लैरिटी देखो कोई नहीं लगा सकता कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसी है और उसके हिसाब से हमारा जो रेट है वो कैसे फ्लक्चुएट करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक ये लगाया जाता है कि जो पुराने 3 कैंपेन्स हैं, ठीक है, पुराने कोई भी 3 कैंपेन जो सेम ऑब्जेक्टिव, सेम फेस के अंदर, सेम मार्केट पे या सेम ऑडियंस पे रैंक कर रहे हो, ठीक, यानी कि सेम सारी चीजें रहें उस कैंपेन की, और उस कैंपेन से रिलेटेड जो हमारे पिछले 3 कैंपेन होंगे जो उसके सिमिलर रहे होंगे उनके रेट देखे जाएंगे और उनका एवरेज ले लिया जाएगा, ठीक। इसको बोलते हैं सिंपली डेटा एनालिसिस, कि पुराने कैंपेन्स का जो भी डेटा है उसको उठाया, एनालाइज करा, उस समय की मार्केट कंडीशंस को देखा और उसके हिसाब से उसका एक एवरेज निकाल दिया कि इतने रेट पे हमको एक थ्रू प्ले मिलेगा। मान लेते हैं जो नया एनालिसिस के बाद का रेट है वो है हमारा $5 का, ठीक। अब हमारा क्या होगा, अब हमारे थ्रू प्लेस जो होंगे वो 200 हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया एस्टिमेटेड रिजल्ट, ठीक। अब यहाँ पे क्लाइंट को आप हमेशा एग्जैक्ट नंबर बताओगे, एग्जैक्ट फिगर बताओगे, ठीक, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि भाई ये 200 थ्रू प्ले होंगे भी या नहीं होंगे, ठीक है। ये जो 200 थ्रू प्ले हैं क्या वो इतना सिंपल है कि बस हमने ऐड दिखाया और थ्रू प्ले हो गया, नहीं है ना। उसके लिए जो ऐड है, क्योंकि देखो ऐड जो है वो एक 15 सेकेंड का वीडियो है, उसके लिए पहले 3 सेकेंड में ही आपको यूजर का अटेंशन ग्रैब करना पड़ेगा। जब यूजर पहले ही आपकी वीडियो में अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाएगा तो 15 सेकेंड ऑप्टिमाइज किसी हालत में नहीं हो सकता, करेक्ट। तो यहां पे बहुत सारे फैक्टर्स और लाए करेंगे, इसलिए कभी भी जिन गोल्स पे हम ऑप्टिमाइज करते हैं, बहुत ही रेयरली जब हमारी डेटा एनालिसिस बहुत तगड़ी हो, हमारे पास रिजल्ट और रेट्स का बहुत एक प्रिसाइज नंबर हो कि हाँ इतना रिजल्ट होगा, इतना रेट होगा, डेफिनेटली इतना जाएगा, प्लस माइनस 10% 5% चलता है बट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, तो ही एग्जैक्ट नंबर जो हमारे ऑप्टिमाइजेशन गोल के होते हैं वो दिए जाते हैं। अदरवाइज जो बेसिक मैट्रिक्स हैं उनके ऊपर एस्टिमेटेड रिजल्ट दिया जाता है। जैसे अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो हमारा ये जो ऑप्टिमाइजेशन था वो थ्रू प्ले पे था, ठीक है, ये जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन था वो थ्रू प्ले पे था, लेकिन थ्रू प्ले लाने के लिए हमारे पास 2 बेसिक मैट्रिक्स हैं। जैसे एक आता है रीच, एक आता है इम्प्रेशन, करेक्ट, और एक आता है 3 सेकेंड वीडियो व्यूज, जनरल से बेसिक मैट्रिक जो होती हैं। तो इसमें आप थ्रू प्ले ना देके, अगर आपको लग रहा है कि भाई इसकी जो रेट है वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता, हो सकता है उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हो सकता है इस ऑप्टिमाइजेशन पे या इस हमारे रेट पे या इस पर्टिकुलर ऑडियंस पे आपने कभी ये कैंपेन ही ना चलाया हो तो आपको वो रेट नहीं पता है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको इसका रेट निकालने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप क्या कर सकते हो, रीच, इंप्रेशन या वीडियो व्यूज, कोई भी एक्स्ट्रा जो मैट्रिक्स हैं उनका रेट दे सकते हो। अब ये रेट कैसे दिए जाते हैं, देखो इसके लिए थोड़ी सी आपको एनालिसिस करनी होती है और डेप्थ में, ठीक है। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको जो मीडिया प्लान है, ठीक, उसको कंपेयर करना पड़ेगा किन्हीं और प्लान्स के साथ में। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने मेटा का एक प्लान है, आपको मेटा के एस्टिमेटेड रिजल्ट देने हैं, लेकिन आपने देखा मेटा में हमारे पास ऐसा कोई कैंपेन कभी चला ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास डेटा नहीं है एनालाइज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी जगह पे एफबी की जगह इंस्टा को उठा लेंगे, इंस्टा को कंपेयर करेंगे, ठीक, या उसकी जगह पे हम ट्विटर को उठा लेंगे, ट्विटर को कंपेयर करेंगे, सेम मार्केट है, सेम उस पे है, तो ठीक है। तो वहां पे कंपेयर करके हम ये देखेंगे कि पिछले साल, पिछले टाइम पे दोनों में फ्लक्चुएशन कितना था। अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन है तो हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी डेप्थ एनालिसिस करी जाती है जहाँ पे हमें कुछ नंबर्स निकालने होते हैं बेसिक मैट्रिक्स को लेके। जैसे अब रीच है, इंप्रेशन और वीडियो व्यू है, तो देखो रीच का डेटा तो आपको ऑलरेडी प्लेटफॉर्म से पता चल जाता है एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स के साइड पे, ठीक है, कि भाई कितनी रीच आपको मिलने वाली है। उसके बेसिस पे ही आप इंप्रेशंस पता लगा लेते हो, क्योंकि ऐसे सोचो आपने अवेयरनेस के अंदर वीडियो व्यू कभी नहीं चलाया, मानते हैं, लेकिन अवेयरनेस के अंदर कभी रीच तो चलाया होगा, अवेयरनेस के अंदर कभी कोई और कैंपेन तो चलाया होगा, एड रिकॉल लिफ्ट तो चलाया होगा, करेक्ट, सेम ऑडियंस पे या सेम मार्केट पे। वहां से आप पता करो सीपीएम कितनी है। आपने सीपीएम पता कर लिया, फॉर एग्जांपल सीपीएम है $5 की, ठीक, यानी कि 1000 इंप्रेशन की कॉस्ट है $5। आपका बजट कितना है $1000, तो 1000 इंटू 1000,
करेक्ट, यानी कि $5 का 1000 इंप्रेशन है और $1000 आपका बजट है, तो $1000 अपन $5, ये हो गया आपका 200। अब $200 आपका बना जाके इतना, तो 200 इंटू 1000, तो इतने इंप्रेशंस आपको मिल जाएंगे, यानी कि आपको मिलेंगे 200 के इंप्रेशंस इस बजट के अंदर। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कुछ बेसिक मेट्रिक्स निकाल सकते हो। ये थोड़ी सी डेटा एनालिसिस आपको करनी होती है, इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपने एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स जो हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे जो चारों स्टेप्स हैं मीडिया प्लानिंग के, वो यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। एक बार क्विकली से रिकैप करते हैं हमारे पूरे चारों प्रोसेसेस को। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन, गोल और ऑब्जेक्टिव्स, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट से उसके बारे में पता करते हैं कि उसको कौन कौन से फेजेस में ऐड रन चलाना है। उसके बाद हमें प्लेटफॉर्म्स का सिलेक्शन करना होता है, सिलेक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म्स। तीसरा आता है सिलेक्शन ऑफ कैंपेन्स, और चौथा आता है लास्टली रिजल्ट्स का एस्टिमेशन। अब ये चारों स्टेप्स के बाद में आपका जो एक मीडिया प्लान होता है वो पूरा एक बन के क्रिएट हो जाता है, जिसमें आपके पास ये चारों स्टेप्स के हिसाब से आप अलग अलग फेजेस को, अलग अलग नंबर्स को डिवाइड कर देते हो। और इसकी ये जो एक डिजिटल प्लान है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि ये तो चलो थ्योरेटिकल हो गया प्रोसेस के हिसाब से कि कैसे क्रिएट करते हैं। इसका एक डिजिटल प्लान आप एक्सेल शीट के ऊपर जाके कैंपेन को कैसे सेलेक्ट करोगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा मीडिया प्लान का, उसमें बजट कैसे डिसाइड करते हैं, एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना रिजल्ट किस हिसाब से जाएगा, और इसका एक पूरा प्रॉपर डिटेल्ड फॉर्मेट कैसा होने वाला है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, just saw the video, and if you like it, hit the like button and do subscribe the channel and share it with your friends who actually need to see this video and learn something new.